थोड़ा विस्तार से भी इसे जानने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किसमें है? ऑप्शन ए में दिव्यावदान, बी में अर्थशास्त्र, सी में इंडिका, डी में अशोक शिलालेख, उपर्युक्त में से कोई नहीं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है तो कौन सा है? वह इंडिका में किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सी में है अशोक महान, डी में है कनिष्क, उपर्युक्त में से कोई नहीं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ऑप्शन ए में है पुष्यमित्र शुंग, बी में है मेनांडर, सी में है बीमा कदफिसेस, डी में है गौतमी पुत्र सातकर्णी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीमा कदफिसेस, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। ऑप्शन ए में है कुषाणों के समय, गुप्तों के समय, अकबर के समय, मौर्यों के समय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, तो किसके समय में? या कुषाणों के समय में, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ऑप्शन ए में सातवाहन, कण्वा यानी कण्व, सी में कुषाण, डी में गुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कण्वा यानी कण्व, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? ऑप्शन ए में गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, बी में जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, सी में हाथी गुफा लेख के साथ, डी में सारनाथ लेख के साथ, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हाथी गुफा लेख के साथ, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए में गुप्त काल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार युग, डी में सातवाहन युग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त काल का, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं इसका कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? ऑप्शन ए में गुप्त वंश, राष्ट्रकूट, पाल वंश, प्रतिहार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा किस शासक ने जो मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया, वह गुप्त वंश ने दिया था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए में है उपज का चौथा भाग, उपज का छठा भाग, उपज का आठवां भाग, उपज का आधा भाग, उपर्युक्त में से कोई नहीं। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो सही उत्तर हो जाएगा उपज का छठा भाग, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? ऑप्शन ए में है पार्थियन, कुषाण, हिंदू यूनानी लोग, गुप्त, उपर्युक्त में से कोई नहीं। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गुप्त की, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? ऑप्शन ए में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कर, ब्राह्मीर, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है?
तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ये कहा था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन ए में तक्षशिला, मगध, विक्रमशिला, नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। चीनी यात्री हुएन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नालंदा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि हुएन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था। ऑप्शन ए में वाराणसी, पाटलिपुत्र, मथुरा, कांची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका वाराणसी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कबीबान निवासी था। ऑप्शन ए में है पाटलिपुत्र का, बी में है थानेश्वर का, सी में है भोजपुर का, डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। कबीबान जो है कहाँ का निवासी था, तो यह पाटलिपुत्र का निवासी था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया, कब किया था। ऑप्शन ए में है 405 ईस्वी में, बी में 637 ईस्वी में, और सी में है 635 ईस्वी में। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण कब किया था, तो उन्होंने बिहार का भ्रमण 671 ईस्वी या फिर 672 ईस्वी में किया था। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, श्रीगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी में धर्मपाल, सी में कुमारगुप्त, डी में पुष्पगुप्त, उपयुक्त में से कोई नहीं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुम्हारगुप्त। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था कहाँ से। ऑप्शन ए में बर्मा से, कंबोडिया से, थाईलैंड से, जावा या सुमात्रा से, उपयुक्त में से कोई से नहीं। तो ताम्रपत्र जो लेख है वह क्या दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो था वह जावा और सुमात्रा से था। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ऑप्शन ए में है धरीन्द्र, बालपुत्र देव, संग्राम धनंजय, चूड़ामणि वर्मन। कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालपुत्र देव। ऑप्शन बी सही उत्तर है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा बालपुत्र देव था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार क्या होता था, जहां पर बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते थे, की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना भी की। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। ऑप्शन ए में है मुसलमान, सिथियंस, कुषाण, मुगल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण मुसलमान था बख्तियार खिलजी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। ऑप्शन ए में चंदेल, चाहमान, गुर्जर प्रतिहार, परमार, उपयुक्त में से कोई नहीं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंदेल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए में है देवपाल, नयनपाल, धर्मपाल, नरेंद्रपाल, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा धर्मपाल। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। ऑप्शन ए में कदम्ब, चोल, चेर, पांड्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कदम्ब में।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए में मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी में कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, सी में विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, डी में आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। उपयुक्त में से कोई नहीं। संगम युग में उरेयूर किस लिए विख्यात था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए में अश्वघोष, कालिदास, विशाखदत्त, भास। उपयुक्त में से कोई नहीं। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। ऑप्शन ए में है कलहन, जयायक, बिलहन, चंद्रवरदाई। उपयुक्त में से कोई नहीं। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रवरदाई। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है कालिदास, भवभूति, भास, राजशेखर। उपयुक्त में से कोई नहीं। स्वप्नवासवदत्ता के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए में है बाणभट्ट, हरिसेन, चंद्रवरदाई, कालिदास। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कालिदास ने लिखा है कुमार संभव। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ, राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, और डी में बाल गंगाधर तिलक। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले बाल गंगाधर तिलक, सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी किस वर्ष? ऑप्शन ए में 1880 में, 1882 में, 1881 में, 1883 में। उपयुक्त में से कोई नहीं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो इसे 1884 में किया गया था, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ऑप्शन इसका ई हो जाएगा। और ऐसे 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई, ये याद रखिए। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने ये वाला प्रश्न नहीं है, हाँ ये वाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? ऑप्शन ए में 52, 72, 62, 82। उपयुक्त में से कोई नहीं। कितने ने लिया था? तो 72 ने लिया था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ऑप्शन ए में है 1865 में, 1885 में, 1867 में, 1887 में। उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1885 में। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? ऑप्शन ए में अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी, महालवारी, सूदखोरी। उपयुक्त में से कोई नहीं। गांव के मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? तो वह महालवारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि नील की खेती कैसी जमीन पर की जाती है? ऑप्शन ए में रेतीली, उपजाऊ, बंजर। उपयुक्त में से कोई नहीं। नील की खेती उपजाऊ जमीन पर की जाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था? ऑप्शन ए में है पीले रंग का, काले रंग का, नीले रंग का, सफ़ेद रंग का। उपयुक्त में से कोई नहीं। उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीले रंग का प्रयोग होता था। कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई में नीले रंग का इस्तेमाल होता था, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था? ऑप्शन ए में है 40%, 30%, 15%, 95%। उपयुक्त में से कोई नहीं। कितना प्रतिशत? तो 95%। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई? ऑप्शन ए में 12 अगस्त 1765, बी में 12 अगस्त 1665, सी में 12 अगस्त 1865, डी में 12 अगस्त 1565। उपयुक्त में से कोई नहीं। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि महालवारी को कब लागू किया गया? ऑप्शन ए में है 1812 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। उपयुक्त में से कोई नहीं। महालवारी को कब लागू किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1822 ईस्वी को। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए में अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, बी में अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई, सी में अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, डी में अर्थव्यवस्था में कभी मजबूती और कभी कमजोरी आती रही। उपयुक्त में से कोई नहीं। कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वह अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रैयतवारी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? ऑप्शन ए में थॉमस मुनरो ने, बी में होल्ट मैकेंजी ने, सी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी में रॉबर्ट बेलेजली ने। उपयुक्त में से कोई नहीं। रैयतवारी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस मुनरो ने। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई? ऑप्शन ए में लगभग 1000, बी में लगभग 1 लाख, सी में लगभग 1 करोड़, डी में लगभग 10 करोड़। उपयुक्त में से कोई नहीं। 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी? तो लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद। मिलते हैं अगले दिन फिर इतिहास से 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिया कीजिए, इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में।